जी बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन का रेडियस मालूम किया था, हाइड्रोजन एटम का, उसकी पूरी डेरिवेशन की थी। और अब हम अगली डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि बोहर के जो एटॉमिक मॉडल है, बोहर के एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड हमारे पास कुछ केसेस, कुछ डेरिवेशंस हैं जो हमें करनी है। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं ये, तो इनको कंसिडर किए बगैर हम आगे जा नहीं सकते। थोड़ी सी टफ भी हो सकती हैं, लेकिन समझेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम दूसरी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी को डिटरमाइन करने की आज डेरिवेशन करेंगे। अच्छा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही एनर्जी से पता नहीं चलेगी, इससे हमें शेल की एनर्जी भी पता चलेगी। ठीक है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें पता नहीं चलेगी, इससे इस डेरिवेशन से हम शेल की भी एनर्जी मालूम कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो शेल की एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, बेसिकली सेम वही एनर्जी शेल की भी होती है। ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो शेल की एनर्जी है। तो इसलिए हमारे लिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो शेल की एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। अगर हम शेल की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये हमारे पास एक एटम है, फॉर एग्जांपल एटम का ये सेंटर न्यूक्लियस, इसमें चार्ज है Ze और शेल में इलेक्ट्रॉन है E नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा नेगेटिव, प्रोटॉन पर चार्ज होगा पॉजिटिव। ठीक है ना, इसको हमने Ze लिया हुआ है। और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, लास्ट क्लास की डेरिवेशन अगर आप लोग को याद हो, वो उसकी स्पीड जो है वो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन से लेकर न्यूक्लियस तक का जो फासला है, ये रेडियस है r। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इस एटम की जो भी हमने डायग्राम में हमने कंसीडरेशन की हुई हैं, हम सबसे पहले तो इन कंसीडरेशंस को देख लेते हैं। तो कंसीडर अ इलेक्ट्रॉन, कंसीडर अ एटम हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा एटम कंसीडर किया है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, whose charge is E नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E नेगेटिव है, एंड मास इज, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो m है, इज रिवॉल्विंग विद वेलोसिटी v around the nucleus, around the nucleus having charge Ze positive, the distance between nucleus and electron is r। तो ये जो हमने डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम की सारी कंसिडरेशन मैंने इन लफ्ज़ों में यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दी है। कि एक एटम कंसिडर कर लें जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज E नेगेटिव है, उसका मास m है, वो v वेलोसिटी से घूम रहा है एटम के अंदर, और न्यूक्लियस पर चार्ज Ze पॉजिटिव है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान का जो फासला है वो r है। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन एटम में बेटा घूम रहा है,
तो हमें पता है कि कोई भी चीज मूव करती है तो वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करती है. इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. अच्छा, अब मैं पहले इन दोनों फॉर्मूलाज पर आ जाऊं. बेटा काइनेटिक एनर्जी आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई है. काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की वो एनर्जी होती है जो उसकी मूवमेंट से एसोसिएटेड होती है. यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो मूव कर रही है तो इट्स मीन कि वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर रही है. चाहे वो सीधे मूव करे, जिगजैग पैटर्न पे मूव करे, सर्कुलर मूव करे, कैसे भी मूव करे, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की पोजीशन से होती है. जैसे कि मैं नीचे खड़ा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे एक बिल्डिंग के, ठीक है, और आप में से कोई सेकंड फ्लोर पे खड़ा हुआ है और कोई थर्ड फ्लोर पे खड़ा हुआ है. तो अब जो सेकंड फ्लोर पर खड़ा है, मेरे मुताबिक उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जो थर्ड फ्लोर पे खड़ा हुआ है, मेरे मुताबिक उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी. यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की वो एनर्जी होती है जो उसकी पोजीशन से एसोसिएटेड होती है, पोजीशन से रिलेटेड होती है, वो जिस भी पोजीशन में हो. आपने मैट्रिक में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, मैं वो यहाँ पे लिखता चलूं. आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था mgh. यहाँ पर ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है उससे, लेकिन ये फॉर्मूला भी इसी फॉर्मूला की मदद से निकाला गया है. क्योंकि यहाँ पर बात बेटा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की हो रही है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन से रिलेटेड बात है ना, तो इस वजह से इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया mgh के. ठीक है ना. तो ये फॉर्मूला की मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला निकाला है, इसकी भी अपनी एक डेरिवेशन होती है, लेकिन वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे. हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलाज में कोई सवाल या कंफ्यूजन, सारी बात क्लियर है. जी सर. ठीक है, अब यही सारी बात जो आपको समझाई है, इनको लफ्जों में ले आते हैं. एन इलेक्ट्रॉन पोजेस काइनेटिक एनर्जी. एक इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी होती है. इस बात का सबूत हमें कैसे मिल रहा है, हमें ऐसे मिल रहा है कि while revolving around the nucleus, न्यूक्लियस के अराउंड चूंकि ये रिवॉल्व कर रहा है, तो हमें ऐसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता चल रहा है. ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जो है ड्यू टू इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस. और पोटेंशियल एनर्जी हमें कैसे पता चल रही है, न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट से जो उसकी पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, तो उसके रिस्पेक्ट से उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिव होती है टू सम पॉइंट. जैसे मैंने कहा कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, तो मेरे मुताबिक सेकंड फ्लोर वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, और सेकंड फ्लोर वाले से एनर्जी थर्ड फ्लोर वाले की ज्यादा होगी मेरे मुताबिक, क्योंकि मैं बिल्कुल ग्राउंड पे खड़ा हूँ. ठीक है ना, रिस्पेक्टिव होती है पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली. ठीक है ना. अब किसी भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी के अंदर, वो इन दोनों एनर्जीज का सम होती है. टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन
इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो किसी भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है वो सम होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। इस बात में कोई परेशानी या कोई सवाल? नो सर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह पे उसका फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे उसका फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। तो ई मेरे पास बराबर आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर के प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं। ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, अब अगर आप लोगों को लास्ट की जो हमने लास्ट क्लास में जो डेरिवेशन की थी, अगर वो आप लोगों को याद हो, तो उस डेरिवेशन में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जिस वक्त ये सारी कैलकुलेशंस और ये सारी थ्योरीज आई थी, उस वक्त उस दौर में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को मालूम करना नामुमकिन था, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को मालूम करना नामुमकिन था। ठीक है, तो हमने पिछले फॉर्मूला में भी इलेक्ट्रॉन जब वेलोसिटी आ गया था फॉर्मूला में, तो हमने वेलोसिटी को हटाया था। इस फॉर्मूला में भी वेलोसिटी आ गई है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हमें यहाँ पर भी हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, इस बात में कोई परेशानी बेटा? नो सर। नो सर। ठीक है, टू कैलकुलेट वी स्क्वायर मालूम करने के लिए वी इक्वेट दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स with centripetal force which is due to the attraction between electron and nucleus, between electron and nucleus। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब लास्ट क्लास में, कि जब कोई बॉडी बेटा सर्कल में मूव करती है तो उस पर दो तरह की फोर्सेस होती हैं। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो उस बॉडी को सेंटर की तरफ लाना चाहती है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो उस बॉडी को सेंटर से दूर ले जाना चाहती है, यानी कि सर्कल से दूर फेंकना चाहती है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन ना ही न्यूक्लियस पे गिरता है, ना ही इलेक्ट्रॉन एटम से कहीं दूर भागता है। तो इसका ये मतलब होता है कि इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इक्वल है। क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होती तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर जाता, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होती तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला जाता। लेकिन इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। जी सर। तो अब मैंने यही बात यहाँ पर लफ्जों में भी लिखी, अब मैं इसको लिख लेता हूँ फोर्स। कौन सी? सेंट्रीफ्यूगल, CFF यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और CPF यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हमने पिछली जो हमारा लेक्चर था उसमें भी हमने देखा था। पिछले लेक्चर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है mv² अपॉन आर, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो है, मैं पिछली डेरिवेशन अगर आपके सामने ले आऊं तो आपको याद आ जाएगा। देखो ये देखो, ये आ गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन आर, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है देखो, ये है F इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेंटर। तो हमने पिछली डेरिवेशन में भी इन चीजों का जिक्र किया हुआ है। तो ये क्या है?
सेंट्रीपिटल फोर्स जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मैं यहाँ पर थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बराबर है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर है जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हम पिछली डेरिवेशन में देख चुके हैं, वहीं से ये दोनों फॉर्मूलाज हमने लिख लिए। अब देखो, आर स्क्वायर से इस आर को कैंसिल किया तो मेरे पास क्या बच गया, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये बच गया। मैं सिर्फ एक काम क्यों ना करूं, मैं सिर्फ v हटाने के बजाय मैं पूरा एम वी नहीं हटा दूं। देखो, एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया ना, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, मैं पूरा का पूरा एम वी स्क्वायर हटा देता हूँ। क्या ख्याल है आप लोगों का, सही है? जी सर। तो अब इसकी जी सर। कर देते हैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एम बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में एम बी स्क्वायर की वैल्यू को अगर सब्सटीट्यूट करूं तो कैपिटल ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर की जगह ये लिखूंगा जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और माइनस तो अब माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब इसको जरा सॉल्व कर लूं तो क्या बनेगा मेरे पास, ई इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर, 2r हो जाएगा, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं, लेकिन माइनस करने के लिए इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को कॉमन होना जरूरी है, और उसके लिए वो हम बचपन वाली मैथमेटिक्स का एलसीएम वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो 2r और r का एलसीएम निकालूंगा तो वो 2r बनेगा। बेटा इस बात में कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। ठीक है। अब 2r को 2r से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 जब जेड ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये जेड ई स्क्वायर ही रहेगा। इसी तरीके से 2r से जब r को डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, ये 2 जब जेड ई से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2 जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्टेप में कोई परेशानी? नो सर। ओके बेटा, तो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस कर दो इन दोनों को तो ये हो जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये आ गया एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसमें देखो r है, तो r की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट की हुई है ना, ये रही r की वैल्यू, तो क्यों ना r की वैल्यू पुट कर दें। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको इक्वेशन 2 कह लेता हूं अपनी आसानी के लिए। पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में r की वैल्यू पुट कर लें, और r है क्या, बेसिकली r है आपके पास n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ये है r की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या हो जाएगी, इंप्लाइज दैट e इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। अब 2 से 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया। ई आपके पास क्या आ गया, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन, अच्छा इस एन स्क्वायर एच स्क्वायर को यही रहने दो, क्योंकि ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ये आ रहा था ना पूरी टर्म, तो ये ऊपर वाली फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। बेटा मेरे इस वाले स्टेप में कोई परेशानी किसी को? नो सर। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, ई इज इक्वल टू माइनस 2 जेड मल्टीप्लाई बाय जेड, जेड स्क्वायर हो गया, ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई स्क्वायर ई 4
बाकी चीज़ ऐसे ही लिख लो, पाई स्क्वायर एम, ठीक है, पाई स्क्वायर एम। अब डिवाइड में क्या आ रहा है आपके पास, डिवाइड में आ रहा है आपके पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कह लो या एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल का कह लो, क्योंकि इससे दोनों ही चीजें मालूम हो सकती हैं। यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का ये फॉर्मूला है। nth ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ, nth ऑर्बिट का मतलब ये हुआ कि कोई भी n ऑर्बिट है, मतलब ऑर्बिट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का वैल्यू ये रहेगी। और यही इसी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के फॉर्मूला से हम शेल की एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी बात समझ में आ गई बेटा? कोई सवाल किसी को अगर है तो वो पूछ सकता है। बेटा कोई सवाल किसी को है तो वो पूछ सकता है। नो सर। ठीक है, गुड। अच्छा, तो अब अभी भी ये डेरिवेशंस ख़त्म नहीं हुई हैं। कल की क्लास में भी इससे आगे मज़ीद 2 फार्मूलाज, अभी हम लोग को 2-3 फार्मूलाज और निकालने हैं, लेकिन वो अभी फ़िलहाल हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम सारे फार्मूलाज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर।